इस महायज्ञ में हर वकील ने सहयोग किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो नेतृत्व करता है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। पर एज अ कॉमन मैन जब हम देखते हैं केसेस देखते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे लोगों का कहीं ना कहीं जुडिशरी से विश्वास उठ जाता है। कब एक वकील ही ऐसे शख्स है, सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो एक वकील का ही ऑफिस और घर खुला रहता है। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मुझे लगता है एडवोकेट के पास अपनी कलम की ताकत के अलावा कुछ है नहीं। एक वकील अपने आप पे खुददार होके और कहीं भी हिम्मत करके बिना गनमैन के गुंडे से गुंडे बदमाश से बदमाश व्यक्ति के खिलाफ बॉम्बे दिल्ली कहीं पे भी जाकर पैरवी कर लेता है। तो इस मूवमेंट को दबाने के लिए दैट टाइम जो गवर्नमेंट थी उन्होंने आपको पॉलिटिकल पोस्ट ऑफर भी की, तो मैंने उनको इनकार कर दिया। मैं कोई सत्ता पक्ष का आदमी नहीं, मैं वकील काले कोट का पक्ष का आदमी हूँ। वो क्या चीज़ है जो आपको बहुत जूनियर एडवोकेट के साथ भी इतना कनेक्ट कर दे? मैंने कभी बार काउंसिल का चेयरमैन रहते हुए चेयरमैन के रूप में वकीलों से बात की। दुनिया भर के जो भी युवा लॉयर्स देख रहे हैं या सीनियर लॉयर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? इस प्रोफेशन में जो भी आए प्लेजर से आवे। हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज़ादी के मूवमेंट में भी वकीलों का महत्वपूर्ण योगदान था। सारे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन बंद थे, उस टाइम न्यायालय चल रहे थे और लोगों को रिलीफ मिल गई थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक विशेष पॉडकास्ट लेके आए जिस पर हम बात करेंगे कानून से जुड़े उन व्यक्तियों की जिन्होंने इस राजस्थान के अधिवक्ता का जो समुदाय है उसमें एक नई दिशा दी है। हमारे लिए पॉडकास्ट आज विशेष है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन आदरणीय सुरेश जी श्रीमाली साहब। आप एक जमीन से जुड़े नेता हैं और अधिवक्ता हितों के लिए आप सदैव मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपका ये पॉडकास्ट चालू करें उससे पहले मैं आपके लिए कितनी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि ख्वाबों की बातें हो न ख्यालों की बातें हो, मुफलिस की भूख और उसके निवालों की बातें हो, अब खत्म भी हो गुजरे जमाने का तज़किरा, इस तिरगी में तो कुछ तो उजाले की बातें हो। इस अंधेरे में उजाले की बात करने वाले हमारे आदरणीय सुरेश जी श्रीमाली साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं सुरेश चंद पालीवाल, जो भी आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि जो एक लॉयर की जर्नी रहती है वो एक सामान्य इंसान की जर्नी से अलग होती है, क्योंकि वो एक सिस्टम को उस करीब से देखता है जहाँ पे शायद कोई भी नहीं देख पाता है। उस सिस्टम को ऐसे जान पाता है शायद जो नॉर्मल इंसान जान नहीं पाता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सुरेश सर हमारे साथ हैं और आपका इंट्रोडक्शन काफी भली भांति इन्होंने दिया, काफी अच्छा लगा। और जो भी ये सुन रहे होंगे उन्हें सुन के काफी अच्छा लगा होगा कि ऐसे भी एक व्यक्ति होते हैं जहाँ पे कि ऐसी पोजीशंस जो शायद बाहर ज्यादा बोली नहीं जाती है, जिनके बारे में ज्यादा बाहर बात नहीं की जाती है, ये सिर्फ सिस्टम के अंदर ही बातें होती है क्योंकि आप सिस्टम के अंदर ही काम करते रहते हैं। तो आज आपकी जर्नी को जानने की मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और ये स्टोरी है जो आपकी है वो सबको जानने में काफी मजा आएगा। अभी तक जो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं वही कोई इतने बड़े मुकाम तक जा पाता है। तो एक ट्रायल कोर्ट से, यानी जिसे हम सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय से किसी व्यक्ति का बार काउंसिल ऑफ चेयरमैन के को चेयरमैन तक के पद पर पहुंचना, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं और क्या अनुभव रहा है आपका उसमें? बहुत अच्छा अनुभव रहा है क्योंकि मैंने मुफस्सिल कोर्ट से वकालत शुरू की, जिला न्यायालय पे आया और जिला न्यायालय से वकालत का प्रोफेशन करते हुए मुझे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ और राजस्थान के वकीलों ने जो सम्मान और मान प्रदान किया है उसी की बदौलत है कि एक छोटी जगह से होने के बाद भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गया और वहाँ पदाधिकारी निर्वाचित हुए। तो ये जो जर्नी रही है, जैसे सर ने अच्छे से बताया कि आप छोटे से शहर भीलवाड़ा से को चेयरपर्सन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो ये आसान तो नहीं, काफ़ी लंबी रही होगी। एक कौन सा बीच में एक ऐसी कहानी जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस के बारे में बात होती है, लोग कनेक्ट करते हैं कहानियों से उससे। सर, तो आपकी कौन सी एक कहानी थी या कौन सा एक इंसिडेंट था जो टर्निंग पॉइंट निकला, उससे ये लगा कि यार सिर्फ एक लॉयर बनने से कुछ नहीं होगा, मुझे सिस्टम में जाके लॉयर्स के लिए कुछ करना चाहिए? मैंने शुरुआती दौर में लेबर्स
श्रमिकों तथा स्टूडेंट्स की निःशुल्क पैरवी करने का बीड़ा उठाया। और उसके बाद जिस तरीके से केसेज आए उससे मुझे ये लगा है कि सिस्टम से व्यक्ति काफी दुखी है और न्यायालय ही एक ऐसी चीज है जो उनको मदद दे सकती है और वकील ही एक माध्यम है जिससे उसको मदद मिल सकती है। तो इन जो धीरे धीरे जीव घटनाएं हुई उन्होंने मुझे इस प्रोफेशन को ज़्यादा सीरियसली लेके और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पावर की बहुत बात होती है, पॉलिटिक्स में लोग जाना चाहते हैं पावर के लिए। लॉयर को भी हम देखते हैं, एडवोकेट नाम सुनते हैं तो सबको एक टैग चाहिए, वो पहले ना कि ये सोच के कि मुझे देश की सेवा करनी, मुझे लोगों का भला करना है। सबसे पहला थॉट मेजरली बहुत सारे लोगों का आता है कि पावर चाहिए, कि वो समझ चाहिए मुझे सिस्टम के बारे में, कि मेरा मिसयूज ना कर सके, मैं सिस्टम खुद से समझ पाऊँ। तो क्या आपका तो फैमिली का सब ऐसा रहा है कि सब एडवोकेट रहे हैं, वो जर्नी ऐसी रही है, आपका एनवायरनमेंट वैसा रहा है कि जब से आपने बताया भी आँख खोली तो भी वकालत ही देख रहे थे, वही शुरू से हो रहा था। बट ये पावर का जो खेल है, पॉलिटिक्स, पावर और जो बदलाव करने का जो है सिस्टम, क्योंकि एज अ कॉमन मैन, आप सब लॉयर्स हैं, आप यहाँ पे सब देखते हैं, पर एज अ कॉमन मैन जब हम देखते हैं केसेस देखते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे लोगों का कहीं ना कहीं जुडिशरी से विश्वास उठ जाता है कभी कभी चीज़ों पे। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चीज़ें करने के लिए एज ए लॉयर आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर? एक वकील ही ऐसी शख्स है, सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो एक वकील का ही ऑफिस और घर खुला रहता है, जहाँ दुखी दर्दी पीड़ित आकर दरवाजा बिना खटखटाए खुले ऑफिस में आकर बैठ के अपनी पैसा कह सकता है। और वो जो रॉ मटेरियल उसके सामने आता है वो वकील तैयार करके न्यायालय में पेश करता है। तो सबसे बड़ा न्याय दिलाने का जो माध्यम है वो वकील है और वकील ही न्याय दिला सकता है। मुझे एक छोटा सा कोई किस्सा बताओ ना, आपका इतनी बड़ी जर्नी रही है भिलवाड़ा में, ऐसे हम सुनते आते हैं कि आपका बहुत काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं। हम तो भी यंग जनरेशन है, हम इतना नाम नहीं सुन पाते हैं, इतनी वो कहानियाँ नहीं जान पाते हैं। एक इंसिडेंट मुझे याद आता है जो हमने कहीं सुना है पर अभी तक उसके बारे में हमें ध्यान में नहीं है। एक एडवोकेट रस्तोगी अग्निहोत्री करके कोई एडवोकेट रहे थे, उनके साथ कोई अब्यूज हुआ था प्रोसेस को लेके, तो उसमें बड़ा मूवमेंट एक चला और उसको आपने लीड किया था और बड़े राष्ट्रीय स्तर पर मूवमेंट चला था। बहुत से हमारे व्यूअर्स को, जूनियर्स को ये पता नहीं होगा कि उस तरह का मूवमेंट भी आपके द्वारा चला गया। एक राजेश अग्निहोत्री नाम का लड़का था जो एक फ्रेश एडवोकेट बना था, लेकिन वो काफी एनर्जेटिक था, पुलिस के खिलाफ भी वो लड़ता था। तो पुलिस के ग्रिप्स में वो नहीं आ रहा था, तो उस पर एक झूठा मुकदमा बनाया गया। और जब ये वकीलों को ये जानकारी हुई तो दिल्ली के वकीलों ने प्रोटेस्ट शुरू किया और वो धीरे धीरे फिर हिंदुस्तान में फैला। जो भिलवाड़ा में भी उस टाइम जो सीनियर और हमारे साथी अधिवक्ता थे उन्होंने इसको बड़ा सीरियस लिया और पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल हुई, उसमें बढ़ चढ़कर भिलवाड़ा शामिल हुए थे। उस टाइम में जिला बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष था और अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मीलाल जी कोठारी साहब सीनियर एडवोकेट थे, वो थे। और जनरल हाउस की मीटिंग होके मुझे उस आंदोलन का संयोजन बनाया था और हमने सफलता से 2 महीने तक उस आंदोलन को लड़ा और अल्टीमेटली उस किरण बेदी जो पहली आईपीएस थी, महिला थी, उसने माफी मांगी, वकीलों ने माफी स्वीकार नहीं की। पूरे उसके कार्यकाल में पोस्टिंग उसको दिल्ली में वापस मिली नहीं कभी और अज्ञातवास की पोस्टिंग भी वो चलती रही। वो सफल आंदोलन, अदालतें बंद रही, तालाबंदी हुई, न्यायालय के न्यायाधीशों को अदालत के अंदर नहीं घुसने दिया और भूख हड़तालें हुई। और काफी सीनियर एडवोकेट जो पूर्व मंत्री भी रहे थे वो उस आंदोलन में शामिल हुए और मैं उसमें क्योंकि उपाध्यक्ष था और कोठारी साहब ने सारे पावर दे रखे थे तो उस वजह से एक नेतृत्व करने का चांस मिला था। लेकिन सभी के सहयोग और आशीर्वाद से वो सफलतम आंदोलन था। वहाँ से जर्नी आंदोलन की मैं कह सकता हूँ, मैं जो वकालत में और संघर्ष में आया हूँ वो मैं आंदोलन की उपज हूँ।
आंदोलन का आपका बहुत पुराना नाता रहा है। मुझे कुछ और ऐसे आंदोलन की याद आ रहे हैं जिसमें कोर्ट फीस एक्ट की इनहेंसमेंट का मामला भी एक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हरदेव जी जोशी साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस टाइम मेरे अध्यक्ष था बार एसोसिएशन। आई वॉज यंगेस्ट बार प्रेसिडेंट इन राजस्थान एंड तो बहुत ज्यादा कोर्ट फीस बढ़ा दी थी। हालांकि वकीलों को उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन वकील समाज का आईना होता है और समाज के लिए लड़ता है कि जहाँ निःशुल्क न्याय मिलने की पैरवी करने के लिए सरकार कहती है, वहाँ इस तरीके से इतनी ज्यादा कोर्ट फीस लाद देना अप्रत्याशित था। तो पूरे राजस्थान पर इसमें आंदोलन हुआ। भीलवाड़ा में भी बढ़ चढ़ कर आंदोलन किया। उसमें भी मुझे बार एसोसिएशन ने संयोजक बनाया था उस आंदोलन के लिए, और 5 जनों की कमेटी थी। सफलतम आंदोलन जैसा किरण बेदी का आंदोलन चला, उससे भी ज्यादा सशक्त आंदोलन हमने किया। न्यायालय के ताले लगा दिए, सीनियर एडवोकेट धरने पे बैठ गए, न्यायालय के ताले भी फाइलें नहीं निकलती थी और न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। इस तरीके की स्थिति पैदा कर दी। और जब हरदेव जी जोशी साहब यहाँ पधारे थे तो मुझे वो दृश्य याद है, खौफनाक दृश्य। सर्किट हाउस में जा रहे थे और हमने डिसीजन लिया कि उनको काले के जाने बताएंगे। तो सर्किट हाउस के पास रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन की सड़क जहाँ बाहर जो ये रोड निकली आज की तारीख में बाईपास से, वो नहीं निकली थी। हजारों ट्रकें निकलती थी। उन ट्रकों को बंद करके हमने काले झंडे उस प्रीमेजेस के बाहर खड़े होके, लाइन में खड़े होके, जहाँ रेलवे स्टेशन की ट्रैक है उसके पास खड़े होके काले झंडे बताए थे। और जो एसपी था और एडिशनल एसपी था, उसने ये कह दिया कि हम 5 मिनट में लाठीचार्ज करके डिस्पर्स करेंगे, लेकिन हमारे वकील साथी और हम डटे रहे, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री वहां से निकले, काले झंडे हमने बताए और फिर हरदेव जी जोशी साहब मुख्यमंत्री स्वर्गीय है जो, उन्होंने भीलवाड़ा के वकीलों को बुलाया। हमारा डेलीगेशन गया, कम से कम 15-20 आदमी हम जाके बैठे थे और उसमें चर्चा हुई। तो उन्होंने, उस टाइम के नेता भी अपने तरीके से होते हैं, उन्होंने कहा मैं आज खुश हूँ मुझे काले झंडे बताए, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इससे। और उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी मांग है वाजिब है, और मुझे इस मांग के बारे में किसी ने नहीं बताया, क्योंकि एजिटेशन और डायलॉग दोनों एक साथ होने चाहिए थे। डायलॉग की कमी थी ऊपर के लेवल पे। तो मुख्यमंत्री महोदय ने तत्काल प्रभाव से जो उनके पीए साथ थे और आदेश दिया और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि इस बड़ी हुई कोर्ट केस को तत्काल प्रभाव से वापस लेना। तो वो भी डिसीजन भीलवाड़ा की बार ने करवाया था और भीलवाड़ा के सर्किट हाउस को। अभी आपने जो बात कही कि पब्लिक वेलफेयर के लिए ये मूवमेंट था कोर्ट फीस एक्ट का, मुझे एक ऐसा ही इंसिडेंट एक और याद आता है। जब पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ पब्लिक से रिलीजियस जो मुद्दे जुड़े हैं उसके मामलों में एडवोकेट काफी मुखर है, और आपने भी ऐसे एक आंदोलन में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया था जो जैन साधी वाला मामला था। वो जनता का आंदोलन था। भीलवाड़ा में साध्वी के, जैन साध्वियों के साथ जो पैदल निकलती है, जिनकी सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं है, कुछ भ्रमित लड़कों ने उन पर अटैक किया और बदतमीजी की, मॉडेस्टी करने का प्रयास किया। तो उस बारे में समाज ने भी आंदोलन किया था, जैन समाज ने, और सभी समाजों ने मिलकर उस पर बढ़ चढ़ के आंदोलन किया था। उसमें वकील भी शामिल थे। अचानक स्थिति बिगड़ी और ईंट भाटा जंग हो गई, लाठीचार्ज हो गया था। हम सब मुखर्जी गार्डन में गए थे, लेकिन क्योंकि कुछ लड़कों को पकड़ के पीटने लगे, इस स्थिति को देख नहीं सक रहे थे कि इन बच्चों को बाहर डाले गए, तो हम वहाँ गए तो एक लाठी मेरे सिर पे भी पड़ी और 6-7 टाके आए थे। तो मोमेंट में तो ये होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसको सफलता से हमने सहयोग किया था पब्लिक। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद अगर इन दोनों टेन्योर को हम देखते हैं तो
हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज़ादी के मूवमेंट में भी वकीलों का महत्वपूर्ण योगदान था, जैसा भी आपने बताया। और आज़ादी के बाद भी पब्लिक वेलफेयर में पीआईएल के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से वकीलों ने पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत काम किया है। लेकिन एडवोकेट्स की वेलफेयर की जहां बात आती है तो कई बार ऐसा बार बार मांग उठती है कि एडवोकेट को टैक्स के दायरे में लाया जाए, एडवोकेट को उनके जो प्रोफेशनल टैक्स है उनके ऊपर कोई उनकी ड्यूटी इम्पोज की जाए। ऐसे पहले भी कई प्रयास हुए थे और उसमें भी शायद आपने कोई एक बड़ा मूवमेंट चलाया था एडवोकेट के प्रोफेशनल टैक्स को लेकर। डेफिनेटली सरकार जो समझती है वो एडवोकेट को बहुत प्रॉस्पेरिटी वाले प्रोफेशन समझते हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स अपनी फीसें देते हैं और जिस तरीके से टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, उससे उनको लगा कि एडवोकेट प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा आर्थिक फायदा है वकीलों को, इसलिए इन पर जो ये जो कमा रहे हैं उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। इनकी जो मकान है उसको कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए मानना लगे और वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इनको वो प्रोफेशनल टैक्स के दायरे में लाके बिल देने लगे। जब ये जुलूस हमारा पुराने विधानसभा के वहाँ गया तो हमारे यहाँ अरुण जी व्यास जो सीनियर एडवोकेट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे, छात्र नेता भी रहे, वो अध्यक्ष हुआ करते थे बार एसोसिएशन के, वो भी काफ़ी जुझारू थे। तो हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास खड़े हुए थे। एक बच्चा जो था, मिस्टर अग्रवाल याद आता है मुझे, उसने जिप्सी पे खड़ा होके और किसी एसपी के स्टार को पकड़ के और खींच लिया। उससे पुलिस ने लाठी चलाई और लाठी चलाने से उसके सिर में लगी और पैर की बंदर कर दी और सारे पुलिस वाले टूट पड़े। क्योंकि मैं वहाँ देख रहा था, आप देखा, मैं उसके ऊपर जाके पड़ा, मैंने कहा इसको मार डालेंगे और हमारा वकील साथी है, तो उस पर मेरे भी लगी थी। 8 पैके आए थे, SMS में मेरे को ले गए। सारे कम से कम 25 बार काउंसिल के मेंबर थे, सारे ही बार काउंसिल के मेंबर मेरे को SMS ले गए थे और इलाज करवाया था। और फिर पुलिस वालों ने माफी भी मांगी, आंदोलन भी चला और वो प्रोफेशनल टैक्स देन एंड देयर, मुझे याद आता है शायद अशोक जी के लोग थे, उन्होंने वापस ले लिया। तो ऐसा काफी बार हुआ है जब आपने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव लगाया। मानव प्रवृत्ति, वो कोई भी मेरी जगह होता तो करना चाहिए। आप पिछले 4 बार से BCR के मेंबर रहे हैं, तो मैं वो चीज समझना चाह रहा हूँ, ऐसा क्या जादू है कि सुरेश जी श्रीमाली इतने बड़े पद पे जाने के बाद, 4 बार BCR के मेंबर रहने के बाद भी, और जूनियर से जूनियर अधिवक्ता के साथ भी इतना आप इजीली कनेक्ट रह जाते हैं, सहज उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो जादू थोड़ा हमें भी पता चले तो हम भी थोड़ा सुविधा रहेगी कनेक्ट होने में। क्या होगा कि अभी जो यंग जनरेशन है ना, उनको लिए भी बच्चा रहे कि कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे एक लॉन्ग टर्म की चल रही है चीज। इसका कोई अपना फॉर्मूला नहीं है। जब 1998 में मैं बार काउंसिल के निर्वाचन के लिए खड़ा हुआ था, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ये सुना था कि यहाँ से कई नामचीन व्यक्तित्व, जिसमें मंत्री भी रहे हुए, खड़े हुए हैं, लेकिन विजयश्री नहीं मिल सकी और ये चुनाव बहुत टिपिकल है। लेकिन एक जज्बा है, पारिवारिक परिवेश का भी है, वकीलों का अपना जुनून है कि मैंने ये ठाना कि मैं चुनाव लड़ूंगा, परिणाम कुछ भी रहे। और उसके संबंध में मैंने प्रयास किए। मेवाड़ से अच्छा सपोर्ट, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ से अच्छा सपोर्ट हुआ। राजस्थान से भी कुछ मत मिले। बेणेश्वर धाम की मीटिंग हुई थी, जो पासवाड़ा जो वहाँ है, मावजी महाराज के अंडर में, और वहाँ मुझे वकीलों का विशेष आशीर्वाद मिला। वो क्या चीज़ है जो आपको बहुत जूनियर एडवोकेट के साथ भी इतना कनेक्ट कर देती है? हम वो जानना चाह रहे थे ताकि हमें भी थोड़ा सा आइडिया लगे इस चीज़ की। नहीं, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है। मैं हमेशा साधारण वकील ही बना रहा हूँ, आज भी हूँ। और वकीलों से इंटरेक्शन जो होता है मेरा, वो साधारण नहीं होता है। मैंने कभी बार काउंसिल का चेयरमैन रहते हुए चेयरमैन के रूप में वकीलों से बात नहीं की है।
मैं उन्हीं का साथी बन के बात की है। आज को चेयरमैन हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मैंने कभी अपने को चेयरमैन के रूप में स्थापित करके कभी वकील से बात नहीं की है। और वकील कंफर्ट उसी से होता है जो उसकी समस्या को समझ के अपने जैसा होता है। इस कारण से मुझे कभी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हुई। और वो जो कनेक्शन है वकीलों के हृदय का, वही कनेक्शन है जो उनको मुझे जिताने में सहयोग करता। ये तो आपका बड़प्पन है। मेरे नए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, फूल कभी ये नहीं कहता कि मेरे में ये गंध है ना, वो अपने को महसूस होती है। तो जो मैंने महसूस किया है कि इजीली कनेक्टिविटी, आपकी इस एज के हैं, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कब से वकालत में है, जो भी इनके पास आ गया कि मेरी ये जरूरत है या मुझे ये नॉलेज चाहिए, इवन किसी केस के बारे में भी डिस्कस करना हो तो आप उसके लिए कभी मना नहीं करते हैं। तो उसको लगता है कि मेरे अपने से है और इजीली वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और वकालत का मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा गुण है कि वे हाउ टू इंटरेक्ट और हाउ टू एंगेज विद समवन। तो ये क्वालिटी आप में है और यही कारण है कि जब भी ये चुनाव लड़े हैं, लोगों ने इनको भरपूर समर्थन दिया है, लोग इनसे कनेक्ट रहे हैं। 4 बार से बीसीआर का मेंबर होना कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ छोटी बात है। और ट्रायल कोर्ट से सीधा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन तक जाना, तो ये जर्नी अपना आप में ये बताती है कि इनकी कनेक्टिविटी किस डीपर लेवल तक है। तो उसके लिए तो मैं इनका मुरीद हूँ। और कितने मूवमेंट मैंने खुद ने देखे हैं। हमारे यहाँ पे एक अमित यादव का एक कांड हुआ था, एक जूनियर एडवोकेट था हमारे, वो हमारी एज के थे उस वक्त। उनके साथ कोई हादसा होता है और पूरा पुलिस प्रशासन उसमें इन्वॉल्व था और आपकी बेटी की शादी थी, क्योंकि मैं उस बात का गवाह हूँ। मैंने भी 3 दिन उस दिन आपके साथ सड़कों पे वहां पे सोया हूँ, तब मैंने आपको बहुत करीब से देखा है उसमें। तो आपके बेटी की और बेटे की दोनों की शादी थी। बेटी मंडप में है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि मेरे किसी वकील साथी के साथ ऐसी बात हो गई है, तो वहां से आप अपना पूरा कार्यक्रम छोड़कर आप 3 दिन तक बिना हिले वहीं आप बैठे रहे और उस मूवमेंट को पूरे राजस्थान लेवल पर आपने उसको उठाया और सरकार को वकीलों के आगे झुकना पड़ा। और तो वो जो मोमेंट था, मुझे उस वक्त मैं बहुत आपसे इम्प्रेस था उससे कि ये इस लेवल तक मतलब वकीलों के हित के लिए जा सकते हैं। तो मैं कहूँ काबिल तारीफ आदमी है और मैं इस बात का मुरीद हूँ। और कितना इजी कनेक्ट हो पाते हैं ये तो आप भी सुना ही होगा इनके बारे में। आप भी कभी काम पड़ेगा तो आप जरूर आप महसूस करेंगे इस चीज को। तो मुझे लगता है कि काबिलियत नो डाउट आप में है। और कई सारी एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, कई सारे इश्यूज पे आप इतने इजीली कनेक्ट हो पाते हैं जो वो लगता है कि एक और कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि यहाँ बर्निंग इश्यू हो सकता है, लेकिन उसको आप बहुत सहज भाव से आप उसको समझाना, बताना, उसमें इन्वॉल्व करना, आप इसे निकालना, तो ये बड़ी काबिलियत है आप में से। एक बात और है उसी दौरान कि मतलब एक एडवोकेट अगर ठान ले कि मुझे कुछ करना है, तो इस मूवमेंट को दबाने के लिए दैट टाइम जो गवर्नमेंट थी उन्होंने आपको पॉलिटिकल पोस्ट ऑफर भी की कि आप ये मूवमेंट छोड़ दीजिए, हम आपको पॉलिटिकल पोस्ट दे देंगे। यूआईटी चेयरमैन जैसा कुछ था शायद उस वक्त। तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तब भी आपने उसको, मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि वकीलों का आंदोलन है और फिजल नहीं होना चाहिए और कम से कम अपने कारण तो नहीं होना चाहिए। इस महायज्ञ में हर वकील ने सहयोग किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो नेतृत्व करता है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं ब्लैक शिप नहीं आने दे रहे। तो उसका पूरा प्रयास किया हमने, ब्लैक शिप नहीं आवे, और नेता लोग इस आंदोलन में घुसपैठ नहीं कर सके। लेकिन जैसा कि होता है, नेता लोग अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन मैंने जुफला मंजूर नहीं किया। डॉक्टर सीपी जोशी साहब का भी फोन आया, अशोक जी गहलोत साहब जो हमारे मुख्यमंत्री है, अच्छे मुख्यमंत्री, उनका भी फोन आया था। उन्होंने कहा तुम सत्ता पक्ष के आदमी हो, क्या कर रहे हो? तो मैंने उनको इनकार कर दिया, मैं कोई सत्ता पक्ष का आदमी नहीं हूँ, मैं वकील काले कोर्ट का पक्ष का आदमी हूँ, और जो कुछ गलत हुआ है हमारी मांगे सारी मान लो, हम बैठ के और तय कर ले। 2 दिन बिलवाड़ा भी बंद रहा थी, लड़ा था, और पूरी राजस्थान की सारी बात उसमें इन्वॉल्व हुई और बाकायदा फैमिली के लिए सहयोग की राशि उन्होंने भेजी, और जो कुछ हुआ सब वकीलों के सामने है। तो वो आंदोलन रियली बहुत टिपिकल था, और उस आंदोलन को हमने लड़ा है, नजदीक से देखा है, कई दबाव झेले हैं,
मैंने पॉलिटिकल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। जो पद था उसको भी मैंने इस्तीफा दिया था। वो उस मौजूद में उस परिस्थिति में आवश्यक था, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए और वो भी सत्ता पक्ष में रहते हुए इस आंदोलन को नहीं लड़ सकता था। बात बीसीआर चुनाव की है, तो बीसीआर चुनाव के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत डिले इलेक्शन है, तो इसकी वजह क्या रही होगी सर? एक्चुअली में आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि अभी ही 3 साल डिले हुई है। सन 14 में कार्यकाल समाप्त हो गया था बार कौंसिल की, और उस टाइम क्योंकि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में काफी जगह फेक एडवोकेट्स, फर्जी डिग्रीधारी एडवोकेट्स पकड़ में आए थे, उनके रिमांड भी लिए गए, यूनिवर्सिटियों में भी बैन लगा, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक डिग्री वेरिफिकेशन का रूल्स लागू किया और ये कहा कि सभी वकील जितने हिंदुस्तान में हैं, उनकी डिग्री को वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के लिए सारे भर के देंगे और बार कौंसिल उनको वेरिफिकेशन के लिए सभी यूनिवर्सिटीज को भेजेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए किया था, उसमें वो समय 14 से 18 लगा था। और अभी जो समय लगा है, अभी ये रिन्यूअल जो रूल्स आ गए प्रैक्टिस का, तो उस कारण से क्योंकि बहुत से मेंबर वोटर नहीं बन रहे थे और आज भी स्थिति है वो ने रिन्यू नहीं करवाया, लेकिन मेजर जो बल्क रूप से एडवोकेट्स रिन्यूअल कराना चाहिए नहीं किया, तो इस कारण से माननीय एपेक्स कोर्ट ने पहले फरमाया था कि वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए सारे के रिन्यू होना जरूरी है वकीलों के, तो उस पर जो समय लगा वो लगा। और प्रजातंत्र में समय पर चुनाव होना चाहिए, ये मेरी अपनी मान्यता है। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस रहा है आपका लॉयर्स के साथ, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बीसीआर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अंदर अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो अब फ्यूचर की बड़ी बात होती है क्योंकि डिजिटल हो रहा है सब कुछ और एआई के अंदर, और सब हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एआई का आते जा रहा है, कहीं ना कहीं से इंटीग्रेट होते जा रहा है। तो एज अ फ्यूचर क्या देखते हैं आप लॉयर्स का, और उसमें क्या बदलाव होने चाहिए? क्या आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी वो कमी है जिसे अभी भी ठीक करना चाहिए, जिससे और सिस्टम सुधारा जा सकता है? कभी काफी है। जो डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है। आज की तारीख में जो वर्चुअल हियरिंग आई है, हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन कोविड का पीरियड ऐसा आया जिसने वर्चुअल हियरिंग, और वर्चुअल हियरिंग में सारे हिंदुस्तान के सिस्टम इंस्टीट्यूशन बंद थे, उस टाइम न्यायालय चल रहे थे और लोगों को रिलीफ मिल रही थी, इसलिए वर्चुअल सिस्टम तात्कालिक परिस्थितियों में ठीक था। लेकिन मेरा ये मानना है जब तक सारे ही गांव डिजिटलाइजेशन भी हो जाता है, वाईफाई से नहीं जुड़ सकता है, सही टावर नहीं लग जाते हैं और रिमोट एरिया में भी वर्चुअल एडवोकेट हियरिंग तरह से ऐसा नहीं हो जाता है, तब तक ये लागू करना उचित नहीं है। फिजिकल हियरिंग ही जारी रहनी चाहिए, क्योंकि मुफस्सिल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो एडवोकेट है वो इस तकनीक में धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और एक स्टेज आएगी जब सभी बाकायदा डेवलप हो जाएंगे और सारा डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। डिजिटलाइजेशन की जहाँ तक बात है, क्योंकि अब पहले तो किताबें आती थी लाइब्रेरी में, बड़ी बड़ी किताब लाइब्रेरी सजा के रखनी पड़ती थी, अब तो उसका सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, तो बहुत सालों के सारे साइटेशंस वगैरह उसमें अवेलेबल। इस दिशा में बीसीआर का अभी तक क्या रुख रहा है और आगे क्या प्लानिंग है बीसीआर की इसको लेकर? एक्चुअल में क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हर 250-300 बार एसोसिएशन है, उनकी सारी बार एसोसिएशन अपडेटेड हो जाए। उन सब में ई लाइब्रेरी तो नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन ई लाइब्रेरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनोपात्रा है, ये है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर उस पर दिए जावे ताकि सारे वकील अपडेटेड हो सकते हैं। इसके लिए जब 2008 में मैं चेयरमैन था तो हमने बार कौंसिल की ओर से 250 बार एसोसिएशन को प्रिंटर और लैपटॉप दिए थे। उसके बाद मैंने
एक क्राइटेरिया बनाया था कि डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट को 1.5 लाख रुपए और जहाँ सिविल जज कोर्ट है उनको हम 50,000 देवे और वो लाइब्रेरी के लिए हमने किताबें पूछी थी। अभी ई लाइब्रेरी जैसे चित्तौड़ में ई लाइब्रेरी छोटी जगह है, बांसवाड़ा में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में ई लाइब्रेरी हमने बनाई है, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। और ये जो ई लाइब्रेरी चित्तौड़ भीलवाड़ा बनी है, ये न तो बार एसोसिएशन का पैसा लगा है, न बार काउंसिल का पैसा लगा है। AAR के जो मालिक है चिटले, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके और बनवाई है। करीब 40 लाख की लाइब्रेरी है। ये सभी वकीलों का अपना एफर्ट्स भी है और उनका आदेश था जिसकी पालना करने की मेरी ड्यूटी थी, मैंने किया है। बाड़मेर गंगानगर में बनाया है और कम से कम 15 ई लाइब्रेरी राजस्थान में खोली जा रही चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसमें ई लाइब्रेरी का जिम्मा उठावे और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। भजन लाल जी से भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि बजट में बिल्कुल प्रोविजन रखिए और ये सारी व्यवस्थाएं वकीलों के लिए हम करें। वकीलों के लिए जहाँ उनके थोड़े वेलफेयर की बात करें हम, या उनको थोड़ा सा डिजिटलाइज करने की बात करें, ये सारी बातें तब होगी जब हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जैसे वकील आज यहाँ से जोधपुर जाए, जयपुर जाए, तो उनके रहने की, ठहरने की व्यवस्था उनका भी देखना है। तो BCR इस दृष्टि से भी क्या क्या ऐसे काम कर चुका है जो वकीलों के हित में है? एक्चुअल में क्या है कि हम वर्षों से प्रयास कर रहे थे। हमारे पहले जो नामचीन बार काउंसिल के मेंबर्स थे, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे स्टालवर्ड बार काउंसिल मेंबर के साथ रहा हूँ, जैसे जयराम जी बेनीवाल साहब, मुनीलाल जी गर्ग साहब, रामरतन जी नागौरी साहब और जहूर अहमद जी नकवी साहब, NK जोशी साहब, जिनके अंदर में रह के और मैं सीखा हूँ। तो उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास किया। उनके साथ हमने उस टाइम ये मांग रखी थी कि हिंदुस्तान में कहीं भी एडवोकेट भवन नहीं है, ये राजस्थान में होना चाहिए। और उसको क्रियान्वित करने के लिए हमने वो तत्कालीन सरकार के मुखिया अशोक गहलोत से मिले थे, या प्राइम लोकेशन में जमीन दीजिए। पूरे राजस्थान से वकील आते हैं, उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है और क्लाइंट भी आते हैं। तो उन्होंने फॉर्चुनेटली विधानसभा के बिल्कुल नज़दीक वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बहुत बड़ी जमीन दी और 2-2 करोड़ रुपए भी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए दिया। इसी तरह से नवीन जो हाईकोर्ट की बिल्डिंग है उसके पास भी झालावाड़ में हमें अच्छी जमीन दी और बिल्डिंग के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। और सौभाग्य से 22 कमरे तो जयपुर में बने हैं और 18 कमरे जोधपुर में बने हैं। और हम अभी भजन लाल जी साहब से मिले हैं, उनका भी एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव है। हमने उनको कहा कि क्योंकि दबाव कुछ ज़्यादा बढ़ गया है जो एडवोकेट्स आते हैं उनका, तो एक मंजिल और इस पर होनी चाहिए। उन्होंने सिद्धांत इस बात को स्वीकार किया है और जल्दी इसका परिणाम सामने आएगा। हम चाहते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड में भी एक एडवोकेट भवन हो, उसके लिए भी हमने मांग रख रखी है और जल्दी वो बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि सुदूर एरिया से सारे एडवोकेट आते हैं रेवेन्यू बोर्ड में और रुकने की अजमेर में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए भी हम प्रयास अफसर ने सौंपा कि एडवोकेट सेटिस्फैक्शन इसका जमा भाई हाईली कंसर्निंग इशू है कि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, तो मुझे लगता नहीं एडवोकेट के पास अपनी कलम की ताकत के अलावा कुछ है नहीं। तो इतनी असुरक्षा, क्योंकि आप पूरे देश में देख रहे हैं कहीं पर एडवोकेट्स पर हमले हो रहे हैं, कहीं थ्रेटनिंग दी जा रही है। तो अभी समय की मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। उसके लिए BCR या BCI ने अपने में क्या किया है और आगे क्या इसकी संभावना है? आपको जानकारी होगी कि राजस्थान बार काउंसिल ने एक ड्राफ्ट बनाया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। उस ड्राफ्ट को सरकार को सुपुर्द किया। हमने मांग की, पूरे राजस्थान में हड़तालें हुई और वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान विधानसभा से पारित हुआ। क्योंकि ये एक सेंट्रल एक्ट है, इसलिए वो राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है और ये राजनीतिक तौर पर पास होगा। तो हमने राजस्थान बार काउंसिल
और हमने अपर्स किए हैं BCI में। मैंने भी हमारे चेयरमैन को के अपर्स किए हैं, इसको पारित करके और जल्दी लागू किया जाए। इसके अलावा क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, तो 7 जनों की एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कमेटी बनी है, उसमें वन ऑफ द मेंबर मैं भी हूँ, और वो काफ़ी सशक्त एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बना है। उसको लागू कराने के लिए हमने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को दे दिया है ड्राफ्ट बनाकर, और वो उन्होंने दिनेश जी मैसरी जो लॉ कमीशन के चेयरमैन है उनको सुपुर्द कर दिया है। और अभी चित्तौड़ जब दिनेश जी मैसरी साहब पधारे थे और सेरेमनी में, तो उन्होंने बाकायदा उस बात का जिक्र किया है कि मैं उसको देख के और जल्दी सरकार केंद्र सरकार को देंगे और केंद्र सरकार उसको पारित करे। तो उस बारे में हम सजग हैं, क्योंकि एडवोकेट का प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है। एक वकील अपने आप पे खुददार होके और कहीं भी हिम्मत करके बिना गनमैन के गुंडे से गुंडे बदमाश के बदमाश व्यक्ति के खिलाफ बॉम्बे दिल्ली कहीं पे भी जाके पैरवी कर लेता है। क्योंकि हमारी बार एसोसिएशन इतने सशक्त है, इसलिए हमें कहीं डर नहीं लगता है। लेकिन हमारा प्रोटेक्शन आवश्यक है, वो जल्दी पारित होकर और हमें राहत मिलेगी। इतने सालों से हम जो देख रहे हैं कि LLB का जो प्रोफेशन है, एडवोकेसी का प्रोफेशन है, डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। कई बार ऐसी चर्चा भी इससे इक्विवेलेंट नहीं है जैसा CA या MBBS की डिग्री के साथ के साथ। तो क्या ये कहीं हमारे कॉलेजेस की कमी है, या हमारे जो नियामक बॉडी है BCR या BCI, इनकी मॉनिटरिंग की कमी है, इनके इनके जो कॉलेजेस वगैरह जो हैं इनके अप्रूवल और एस्टेब्लिशमेंट का जो इशू है उसका कोई बात है, तो कैसे डिग्निटी? एक्चुअली क्या है कि कॉलेजेस गवर्नमेंट खोलती है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी व्यवस्थाएं देखकर, मॉडलिटी देखकर खोलती है। उसके अलावा UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो भी सुपरविजन करके और इंस्पेक्शन करती है। इसके बाद BCI के पास वो है कि इनको मान्यता दी जाना है, क्योंकि LLB की डिग्री करने के बाद मान्यता प्राप्त कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो ही वकालत के प्रोफेशन में आ सकते हैं। तो इंस्पेक्शन किए जाते हैं जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, 2 प्रोफेसर और मेंबर्स। तो उसमें ये किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, PhD है या नहीं, नेट है कि नहीं, ये सब करके और उसको अपग्रेड करने का प्रयास बार काउंसिल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी उसको सुपरवाइज कर रही है, और हमने काफ़ी कुछ प्रयास किया है। लेकिन स्थिति ये है कि आज गवर्नमेंट कॉलेजेस की हालत पूरे हिंदुस्तान में बहुत खराब है। उसका कारण ये है कि एक तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो जाते हैं, लेकिन फैकल्टी नहीं, स्टूडेंट्स के लिए 1-2 प्रोफेसर लगे हुए हैं, प्रिंसिपल लगे हुए हैं। तो उसको क्योंकि एक मजबूरी बार काउंसिल की हो गई है कि अगर उनको बंद कर दिया जाए तो डेफिनेटली जो कम फीस में पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ पाएंगे। और प्राइवेट कॉलेज में जगह जगह जो कॉलेजेस खुल रहे हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी है वो काफ़ी पुअर और कम है। उसका कारण ये है कि वो उसको चलाने में या तो सक्षम नहीं है। जो फैकल्टी चाहिए, PhD होल्डर ये, उनकी जो तनख्वाहें मिलनी चाहिए वो तनख्वाहें देने में सक्षम नहीं है। लेकिन क्योंकि रिमोट एरिया में लॉ कॉलेजेस खुलते हैं, इस कारण से हाई कोर्ट के कई आदेश है कि रिमोट एरिया में जो कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी है उनको इस तरीके से बंद नहीं किया जा सकता, उनको हिदायत दी जा सकती है। वो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार के केवल मान्यता तक है कि फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट है कि नहीं, और ये एक राय दी जाती है कि ये कॉलेजेज ये कमियां हैं जिसको पूरी करना आवश्यक है। तो गवर्नमेंट और UGC करके और सारी व्यवस्थाएं करती। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं,
इसका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए राम जेठमलानी जी जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, उन्होंने सबसे अच्छी व्यवस्था ये की कि 5 ईयर लॉ कोर्सेज खोले और सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी बनी वो बनाई थी बेंगलोर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेकंड बनाया था नालसार हैदराबाद। और आज तो आप देख रहे हैं कि हर स्टेट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 5 ईयर कोर्स पे आज जो स्टूडेंट वो निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट निकल रहे हैं, उनमें से जुडिशरी में भी जा रहे हैं, प्रोफेशन में भी आ रहे हैं और वो प्रोफेशन के हाई कोर्ट बनना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो कॉलेजेस दूसरे हैं रिमोट एरिया में वो भी उनके बच्चे भी जो 3 ईयर वाले हैं वो इनसे कॉम्पीट कर सके और उनमें भी 5 ईयर जो कोर्सेज है दिए जा रहे हैं और वो बच्चे कॉम्पीट करने की पोजीशन में आ रहे हैं। तो आज स्कोप काफ़ी बढ़िया है, सीए डॉक्टर के मुकाबले इस प्रोफेशन को ज़्यादा चुनने लगे हैं 5 ईयर कोर्स के स्टूडेंट। तो मेरा मानना है कि वकालत का फ्यूचर बहुत बढ़िया है और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होगी। पिछले कुछ सालों से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एडीजे लेवल पे, उसमें हम बार बार नहीं कई आंदोलन भी देख रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी देख रहे हैं कि भी जुडिशरी नहीं चाहती है कि वकील कोटे से डायरेक्ट कोई जज बने। उसके ऊपर भी आंदोलन भी हुए कई सारे। इस बारे में आपका क्या मानना है कि क्या जुडिशरी वाकई नहीं चाहती है कि डायरेक्ट एडवोकेट कोटे से डायरेक्ट जज की भर्ती नहीं हो, या कोई और नहीं? एक्चुअल में जो बना हुआ है परसेप्शन वो तो ये बना हुआ है कि वो नहीं चाहते हैं कि वकील डायरेक्ट एडीजे बने, लेकिन इसमें सत्यता की कमी है। उसका कारण ये है कि जो आरएचएस पे गए हुए हैं और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज और चीफ जस्टिस है वो वकील कोटे से ही बने हैं और वकील की अपनी समस्याएं जानते हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि एडवोकेट की जो कॉपियाँ जांची जाती है वो ये जजेज नहीं जांचे और लॉ के प्रोफेसर से जचे जावे, भले वो एनएलयू के प्रोफेसर से जचवा ले, क्योंकि एक एसीजे लेवल का आदमी एडीजे बन रहा है और हमारे वकील उसमें पास नहीं हो सक रहे, ये मानने लायक बात नहीं है। तो इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशंस लगी है और उसमें ये हुआ है कि हमारा जो बैकलॉग है उसको ख़त्म नहीं किया जाए और वो कैरी फॉरवर्ड हो। तो वकील का कोटा न तो ये कभी ख़त्म कर सकते हैं न करने दिया जाएगा। और अभी ये बात सही है कि सारे ही वकील आरएचएस में फेल हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। ये कहीं कहीं कॉपी जांचने वालों की या किसी न किसी प्रकार से कहीं कहीं बदमाशी हुई है, उसको हाईलाइट किया है। और पहले आपको ध्यान हो तो एक बार एडीजे भर्ती कांड हुआ था जिसमें सारे एडीजे की भर्ती हो गई थी, पोस्टिंग हो गई थी, बार काउंसिल ने वो जिम्मा उठा के और वो भ्रष्टाचार सामने लाए थे और बाकायदा वो सारी पोस्टिंग खत्म हुई और एडीजे भर्ती कैंसिल हुई और उस जज का भी यहाँ से ट्रांसफर हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एडवोकेट्स को मतलब जुडिशरी में तो आपको नहीं लगता जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में है कि कॉलेजियम सिस्टम से जैसे जजेस बनाए जाते हैं, तो ट्रायल कोर्ट्स में भी ऐसा कोई एक सिस्टम हो जो जहां परफॉर्मेंस बेस पे उनको जजेस के रूप में बने? आरएचएस में कोई एग्जाम नहीं होते थे, डायरेक्ट एडीजे भर्ती में इंटरव्यू टाइप होता था और वो होता। मेरा मानना है कि जब हाईकोर्ट जज जो आरजेएस की परीक्षा पास नहीं की हो, आरएचएस की परीक्षा में पास नहीं हुआ, वो डायरेक्ट हाईकोर्ट जज बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट जज बन रहा है, तो क्यों फिर इनमें एग्जाम लिए जा रहे हैं? कहीं न कहीं अच्छा काम नहीं, एग्जाम भी लेना चाहो तो जो पद्धति जो चला रखी है वो गलत है और एग्जाम की पद्धति चेंज करनी चाहिए। और हमारे जो प्रोफेसर और एनएलयू का प्रोफेसर ही ले लो, उनसे कॉपी जजवानी चाहिए। इतनी बात हुई, आखिर में कंक्लूड करते वक्त मुझे एक ही सवाल पूछना है आपसे। आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करी, आपके किस्सों के बारे में बात करी, आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में बात करी, एंड आई होप जो भी यंग लॉयर्स और यंग लोग जो देख रहे होंगे उन्हें आपके बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप दुनिया भर के जो भी युवा लॉयर्स देख रहे हैं या सीनियर लॉयर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वकालत का
भविष्य काफी सुनहरा रहा है। और इस प्रोफेशन में जो भी आए प्लेजर से आवे। संघर्ष तो स्टडी का कोई तोड़ नहीं है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और जो सुविधाओं की बात चल रही है वो सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रयासरत है। अभी भी हमने फैमिली पेंशन योजना, ग्रुप इंश्योरेंस की योजना, वकीलों के स्टाइपेंड की व्यवस्था के लिए सारा मेमोरेंडम बना के और माननीय होम मिनिस्टर साहब को दे रखा है और उसकी वो जांच करके और जल्दी नेक्स्ट जो सेशन पार्लियामेंट का आएगा एडवोकेट एक्ट में बदलाव भी होगा। और रहा सवाल वेलफेयर फंड का, तो 2 बार अमेंडमेंट किया है और जो वेलफेयर फंड की डबल राशि हमने की है वो नाकाफी है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार 50% कंट्रीब्यूशन जितना वकील देवे उतना ही सरकार देवे। तो मैं ये मानता हूँ कि डेथ पर 15-20 लाख का अमाउंट मिलना चाहिए और जो रिटायरमेंट पे है वो 40 साल की वकालत पे 30-35-40 लाख का अमाउंट मिलना चाहिए। लेकिन उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। अभी हमने अमेंडमेंट करके वो 50 साल का गलत कर दिया था राज्य सरकार ने, तो हमने 40 साल उसको कर दिया है। लेकिन वो नाकाफी है, जो हम उसके लिए भी प्रयासरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक प्रोविजन ऐसा लिया है जो वेलफेयर फंड का हो, वो पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाए। और सरकार पॉजिटिव एटीट्यूड नजर आया है, हम साथ से मिले हैं। मोदी साहब का भी वकीलों के प्रति अच्छा एटीट्यूड है, क्योंकि गुजरात में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब ये मुख्यमंत्री थे तब, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। तो लगता है कि सारा काम सुव्यवस्थित अच्छा होगा। देख सकते हैं कि आगे क्या नई नई चीजें और उनके हित में आने वाली है। बहुत एक थोड़ा सा आपको ये नहीं लगता कि जब आपने रिटायरमेंट की जो बात कही है, जहाँ गवर्नमेंट सर्विसेज में 30-32 साल 35 साल में आदमी रिटायर हो जाता है और उसको एक अच्छा सा एक फंड उसको मिलता है, तो वकीलों के लिए 50 साल की एज रिटायरमेंट, 50 साल प्रैक्टिस की टाइमिंग, ये थोड़ा सा रीजनेबल नहीं लगता है सर? वो 40 कर दिया आपने। वो अब नेक्स्ट विधानसभा जो लगेगी उसमें ये अमेंडमेंट पारित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और ये सारी नॉलेज और आपका जो जर्नी था वो लोगों तक पहुंचाया, शेयर किया। काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला, समझने को मिला, क्योंकि जो हम बाहर से देखते हैं वो एक अलग दुनिया होती है और आप जो जीते हैं वो एक अलग दुनिया होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। फना कर दे जहाजों को उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से टकरावे उसे एडवोकेट फ्रेटर्निटी कहते हैं। थैंक यू। थैंक यू।